नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के इकाई 7 साम्यावस्था। मैं सीमा माथुर, व्याख्याता रसायन शास्त्र, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल से। अब हम देखते हैं विलयन में आयनिक साम्य किस प्रकार स्थापित होता है। तो हमने देखा है कि ठोस नमक या ठोस चीनी में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर नमक को पानी में घोला जाए तो उस विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि चीनी को अगर पानी में घोला जाए तो बना हुआ विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका मतलब ये जो जलीय विलयन बना है ये भी 2 प्रकार का होता है। तो पदार्थ के जलीय विलयन को 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाएगा विद्युत अपघट्य और दूसरा कहलाता है विद्युत अनपघट्य। विद्युत अपघट्य भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युत चालकता के आधार पर विलयन को 2 भागों में बांटा गया है। विद्युत अनपघट्य, ऐसा जलीय विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, उसे विद्युत अनपघट्य कहा जाता है, जैसे चीनी का जल में विलयन या यूरिया का जल में विलयन। दूसरा प्रकार है विद्युत अपघट्य, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। सभी पदार्थों की जल में आयनित होने की क्षमता अलग अलग होती है। यदि पदार्थ जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है तो उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है, जैसे HCl, NaCl, NaOH, KOH। जैसे एग्जाम्पल है NaCl का, तो नमक पानी में घुलने पर सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन में 100% आयनित हो जाता है। इस तरह के जलीय विलयन प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। ये मुख्यतः आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन क्षमता बहुत ही कम होती है। तो वे पदार्थ जो आंशिक रूप से जलीय विलयन में आयनित होते हैं वे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को यदि पानी में घोला जाए तो इसका आंशिक आयनन होता है, यह 5% ही आयनित हो पाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनों और अनआयनित अणुओं के बीच साम्य स्थापित होता है, इसे आयनिक साम्य कहते हैं। तो आयनिक साम्य दुर्बल विद्युत अपघट्यों में ही स्थापित हो सकता है, प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनिक साम्य स्थापित नहीं होता। अब देखिए अम्ल, क्षारक व लवण क्या होते हैं। अम्ल शब्द लैटिन शब्द है, एसिडस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है खट्टा। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल और क्षारक को समझने के लिए विभिन्न धारणाएं दी गई हैं।
पहला देखिए, अर्हीनियस धारणा। अर्हीनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन्स देते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। जैसे HCl और H2O की क्रिया अगर कराएं तो H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन। HCl को अगर जल में घोला जाए तो हाइड्रोनियम आयन्स और क्लोराइड आयन बनते हैं। ये जलीय विलयन में H आयन और Cl आयन में विभाजित होता है, तो ये अम्ल हुआ। इसी तरह से NaOH का अगर जल में विलयन बनाया जाए तो ये Na आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। OH आयन्स जो देते हैं वे क्षार होते हैं और जो H आयन्स देते हैं वो अम्ल होते हैं। ये अर्हीनियस की धारणा है। इसी तरह से ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने ये बताया था कि वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। प्रोटॉन दाता अम्ल है और प्रोटॉन ग्राही क्षारक होते हैं। जैसे रिएक्शन लें, अमोनिया और HCl की क्रिया कराने से अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। इसमें अमोनिया अमोनियम में परिवर्तित होता है, मतलब ये प्रोटॉन ग्राही है। प्रोटॉन ग्राही क्षारक होते हैं, इसलिए अमोनिया क्षारक है। HCl क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो रहा है, मतलब ये प्रोटॉन दाता है। तो प्रोटॉन दाता जो हैं वे अम्ल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अमोनिया क्षारक हो गया और HCl अम्ल हो गया। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो अमोनिया क्षारक है और इससे बना हुआ, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए जब विपरीत अभिक्रिया देखेंगे, प्रतीप अभिक्रिया देखेंगे, तो उसमें अमोनियम अम्ल का काम करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन दाता होगा। ऐसे अम्ल व क्षारक जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है वे संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षारक कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। इसी तरह से देखिए, HCl और Cl आयन में भी एक प्रोटॉन का अंतर है, तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा, संयुग्मी क्षारक होगा। तो इस रिएक्शन में अमोनिया क्या हुआ? क्षारक हुआ, जल अम्ल हुआ और अमोनियम संयुग्मी अम्ल है, और OH जो Cl आयन्स हैं वो संयुग्मी क्षारक हैं। समझना ये है कि संयुग्मी अम्ल व क्षारक में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। लुईस अम्ल व लुईस क्षारक, ये लुईस की अवधारणा है। लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वे क्षारक कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। अमोनिया और BF3 बोरॉन फ्लोराइड की अगर रिएक्शन देखें तो इसमें देखिए, B बोरॉन के जो वैलेंस शेल है, संयोजकता कक्ष है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्लोरीन के साथ सहसंयोजी बंध से जुड़ता है और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। जब BF3 बन रहा है तो बोरॉन की संयोजकता कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अष्टक अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे यौगिक कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक।
इन यौगिकों की क्षमता होती है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकें। तो इस एग्जाम्पल में अमोनिया के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और BF3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन युग्म को BF3 के साथ शेयर कर देता है, साझा कर देता है। तो यहाँ पर अमोनिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है इसलिए ये क्षारक है और BF3 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है इसलिए ये अम्ल है। जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। शुद्ध जल की बहुत ही कम मात्रा आयनित होती है। जल अम्ल व क्षारक दोनों की तरह आचरण कर सकता है। जल का आयनन क्योंकि बहुत कम होता है इसलिए इसके लिए आयनन स्थिरांक की गणना की जा सकती है और इसमें साम्यावस्था स्थापित होती है। अगर क्रिया करवाएं, जल एक अम्ल के रूप में और क्षारक के रूप में जब ये आपस में क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स बनते हैं। ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसमें सिर्फ प्रोटॉन का अंतर होता है। इस रिएक्शन के लिए वियोजन स्थिरांक K की गणना की जा सकती है और हमें मालूम है कि K बराबर होता है क्रियाफल के अणुओं की सांद्रता का गुणनफल बटा या क्रियाकारक के अणुओं की सांद्रता का गुणनफल का अनुपात। तो इसको इस तरह से लिखेंगे H3O प्लस आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता अपॉन H2O की सांद्रता। क्योंकि H2O जल के लिए ये स्थिरांक है इसलिए इसको Kw से व्यक्त करते हैं और लिख सकते हैं कि Kw बराबर होगा H3O आयन्स और OH आयन्स की सांद्रता के गुणनफल के बराबर। इसका मान जब देखते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये देखा गया कि Kw का मान है 1 × 10⁻⁻14 मोल्स प्रति लीटर। तो क्योंकि हाइड्रोजन आयन्स और OH आयन्स की सांद्रता बराबर होती है इसलिए ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर हो जाएगी 1 × 10⁻⁻7 मोल्स। अगर हाइड्रोनियम आयन सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता से ज्यादा होती है तो विलयन अम्लीय होगा, अगर कम होती है तो विलयन क्षारीय होगा और अगर बराबर होती है तो विलयन उदासीन होगा। इसी आधार पर pH स्केल की गणना की गई। pH होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मापन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। इसके लिए एक स्केल बनाया गया है। तो pH मान की जब गणना की जाती है तो ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणकीय मापक्रम को pH स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁻14 के बीच हो सकती है। जैसा अपन ने यहाँ पर देखा था Kw का अधिकतम मान कितना हो सकता है 1 × 10⁻⁻14। इसलिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻⁻14 के बीच हो सकता है। इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10⁻⁻x, जहां पर x है pH मान, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो x को अगर pH से रिप्लेस करें तो इसको लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर 10⁻⁻pH या फिर pH बराबर होगा -log H आयन कॉन्सेंट्रेशन या -log
हाइड्रोजन आयन सांद्रता। इसीलिए इसको डिफाइन किया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणकीय मापक्रम को पीएच स्केल कहते हैं। ऋणात्मक लघुगणकीय मापक्रम को पीएच कहते हैं। पीएच की गणना कैसे करेंगे? अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 to the power -7 है तो pH हो जाएगा -log 10 to the power -7। log 10 की वैल्यू होती है 1, इसलिए इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू 10 to the power -7 और उसकी वैल्यू हो गई 7। इसका मतलब pH अगर 7 है तो विलयन उदासीन है, अगर pH 7 से कम है तो अम्लीय है और अगर pH का मान 7 से ज्यादा है तो क्षारीय विलयन होता है। जिस तरह pH बराबर होता है -log H आयन कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही POH भी निकाला जा सकता है और इसको लिख सकते हैं -log OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए जो Kw होता है आयनन स्थिरांक जल के लिए, उसको व्यक्त करते हैं H आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन और इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10 to the power -14। मतलब pH स्केल जो है वो 1 से लेकर 14 के बीच में होगा। इसी आधार पर एक नियम दिया गया है जिसे कहते हैं ओसवाल का तनुता नियम। इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती और तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। Ka का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। अम्ल की प्रबलता निर्भर करती है 2 फैक्टर्स पर, Ha बंध के सामर्थ्य पर। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर Ha बंध की सामर्थ्य घटती है, बंध वियोजन ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल लो, 17वें ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, तो अम्ल इनके हो गए HF, HCl, HBr, HI। क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता जाता है, इसलिए H और हैलोजन के बीच का बंध सामर्थ्य कम होता जाता है और इसीलिए इसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। मतलब HF और HI की अगर अम्लीय सामर्थ्य को कंपेयर करें तो HI अधिक अम्लीय होगा HF की तुलना में। दूसरा फैक्टर है HA बंध की ध्रुवणता पर एक ही आवर्त में जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे HA आबंध की ध्रुवणता बढ़ती जाएगी और अम्ल का सामर्थ्य भी बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लें, CH4, NH3, H2O, HF। हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके हाइड्राइड्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब मीथेन से HF की तरफ बढ़ रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जा रही है, इसलिए अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ता है। अब हम पढ़ते हैं सम आयन प्रभाव के बारे में। सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट। जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में कोई ऐसा प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है जिसका एक आयन दुर्बल विद्युत अपघट्य के समान हो, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन
और भी कम हो जाता है। ये कहलाता है सम आयन प्रभाव। जैसे एग्जाम्पल लें, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसका आयनन बहुत कम होता है एसीटेट आयन और H आयन में, इसलिए इसमें साम्यावस्था स्थापित होती है। जब इसमें सोडियम एसीटेट, जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो एसीटेट आयन का सांद्रण बढ़ जाता है। एसीटेट आयन का सांद्रण बढ़ने से साम्य विस्थापित होगा और इस प्रभाव को कम करने के लिए प्रतीप अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और जो आयनित एसीटेट और H आयन्स हैं वो एसिटिक एसिड में परिवर्तित होने लगेंगे। इसका मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन कम हो जाएगा। इस प्रभाव का उपयोग किया जाता है प्रयोगों में, जैसे थर्ड ग्रुप में हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण करने के लिए अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड प्रबल विद्युत अपघट्य है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल विद्युत अपघट्य है। दोनों में अमोनियम आयन कॉमन है, सम आयन है, तो जो तीसरे समूह में उपस्थित मूलक हैं वो हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। विलेयता गुणनफल क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक अल्प विलेय लवण, सपोज AB, इसको निश्चित ताप पर जल में विलेय करने पर संतृप्त विलयन बनाया गया। AB का आंशिक आयनन होगा और एक साम्य स्थापित होगा। स्थिर ताप पर किसी अल्प विलेय पदार्थ के संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता का गुणनफल उसका विलेयता गुणनफल कहलाता है। AB का आयनन होगा A आयन और B आयन में, तो इसके लिए K कैसे लिख सकते हैं? K का मान होगा A प्लस आयन की सांद्रता गुणित B माइनस आयन की सांद्रता अपॉन AB की सांद्रता, या इसको लिख सकते हैं KAB इज इक्वल टू A आयन सांद्रता और B आयन सांद्रता का गुणनफल। शुद्ध ठोस पदार्थ की सांद्रता हमेशा स्थिर होती है, इसीलिए इसके स्थिरांक को व्यक्त किया जाता है KSP, K सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। स्थिरांक जो K है उसको विलेयता गुणनफल निकालने के लिए उसको व्यक्त करते हैं KSP से। ये बराबर होगा A आयन सांद्रता और B आयन सांद्रता के कैटायन और एनायन की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होगा और इसे कहा जाता है विलेयता गुणनफल। तो किसी भी संतृप्त विलयन में कैटायन और एनायन की सांद्रता के गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी अल्प विलेय पदार्थ के संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता का गुणनफल उसका विलेयता गुणनफल कहलाता है। अब देखिए, आयनों की सांद्रता का गुणनफल आयनिक सांद्रता कहलाएगा और अगर संतृप्त विलयन में आयनों की सांद्रता का गुणनफल अगर देखेंगे तो उसे विलेयता गुणनफल कहते हैं। तो अगर आयनिक सांद्रता विलेयता गुणनफल के से ज्यादा है तो पदार्थ का अवक्षेपण होगा, पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होंगे। और यदि आयनिक सांद्रता विलेयता गुणनफल से कम है तो पदार्थ विलयन में विलेय होंगे। ध्यान दीजिए, अगर आयनिक सांद्रता ज्यादा है विलेयता गुणनफल से तो अवक्षेपण होगा और अगर आयनिक सांद्रता कम है विलेयता गुणनफल से तो पदार्थ विलेय होगा।
इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? नमक के शुद्धिकरण में। नमक NaCl, NaCl में अगर HCl गैस प्रवाहित की जाए तो क्लोराइड आयन की सांद्रता बढ़ती है और शुद्ध NaCl का अवक्षेपण होता है। इसी तरह से साबुन, शुद्ध साबुन भी बनाया जा सकता है इस विधि से। साबुन क्या होता है? उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण। तो सोडियम लवण में, साबुन में अगर कोई सोडियम लवण मिलाया जाए, जैसे NaCl मिला दिया जाए, तो Na की सांद्रता बढ़ जाएगी और साबुन का अवक्षेपण शुरू हो जाएगा। अब देखिए बफर विलयन क्या होते हैं। अगर हम लवणों की बात करें तो लवण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्रबल अम्ल HCl से बनता है। इसका pH 7 से कम होगा और ये अम्लीय प्रकृति का होगा। दूसरे प्रकार का लवण प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बनता है, जैसे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बना एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है। ऐसे लवणों को जब पानी में घोला जाएगा तो pH 7 से ज्यादा होगा, मतलब क्षारीय होगा। तीसरा प्रकार देखें तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए, जैसे अमोनियम एसीटेट। एसिटिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है, तो ये न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। बफर विलयन वे होते हैं जिनमें अम्ल व क्षार की कुछ मात्रा मिलाने से या तनु करने से उनके pH में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन वे होते हैं जो दुर्बल अम्ल और इसके प्रबल क्षार से बने लवण का मिश्रण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, इसमें देखिए अगर एसिटिक एसिड क्योंकि एक दुर्बल अम्ल है तो ये एसीटेट आयन और H आयन में विभाजित होगा। इसी तरह सोडियम एसीटेट एसीटेट आयन और सोडियम में विभाजित होगा और पूर्ण रूप से विभाजित होगा क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। यहाँ पर H आयन सांद्रता बहुत ही कम है। अगर HCl मिलाया जाए, HCl की कुछ मात्रा इसमें मिलाई जाए तो H आयन एसीटेट आयन के साथ मिलकर एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाएंगे। इसी तरह से अगर कुछ मात्रा NaOH की मिलाई जाए तो जो OH आयन्स बन रहे हैं वो H आयन्स के साथ मिलकर H2O में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे कि pH मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये अम्लीय बफर विलयन हो गया। इसमें कुछ मात्रा अम्ल या क्षार की मिलाने पर इसके pH में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह से दूसरा है क्षारीय बफर विलयन। ये दुर्बल क्षार और उसका प्रबल अम्ल के साथ बने हुए लवण का मिश्रण है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। ये अमोनियम और OH आयन्स में विभाजित होगा और क्रिया उत्क्रमणीय होगी। इसमें थोड़ी सी मात्रा में अमोनियम क्लोराइड का भी को मिलाकर मिश्रण बनाया। अब इसमें
कुछ मात्रा में NaOH ऐड किया। NaOH मिलाने से जो OH आयंस बने वो अमोनियम के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। तो pH पर कोई अंतर नहीं हुआ। थोड़ी सी मात्रा में HCl मिलाया तो H आयंस जो बने वो OH आयंस के साथ मिलकर H2O में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका मतलब HCl मिलाने पर भी pH समान रहा, pH में कोई परिवर्तन नहीं रहा। तो ऐसे विलयन कहलाते हैं क्षारीय बफर विलयन। कहाँ उपयोग होता है बफर विलयन का? शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं नियत pH पर ही होती हैं। रक्त में H2CO3 और NaHCO3 कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है जो pH को 7.4 नियत रखता है। गुणात्मक विश्लेषण में भी प्रायोगिक कार्यों में भी बफर विलयन का प्रयोग किया जाता है। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।